नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एंटीलिया केस की आंच का असर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी लगा। हालत ये हो गई कि एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी और आईपीएस अफसर परमवीर सिंह से होते हुए ये मामला अनिल देशमुख की कुर्सी पर भी खतरा बनकर मंडराने लगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात और एनसीपी प्रमुख के पास अनिल देशमुख की हाजिरी लगाने के बाद महाराष्ट्र में सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चली। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल भले ही अनिल देशमुख को हटाए जाने की चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि पाटिल ही देशमुख को रिप्लेस करने वाले हैं। जयंत पाटिल फिलहाल उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। जैसे जैसे मुकेश अंबानी के एंटीलिया बंगले के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी रखने और उसमें धमकी भरा पत्र रखने के मामले की जांच आगे बढ़ रही है। एनसीपी कोटे से मंत्री बने अनिल देशमुख की काबिलियत पर सवाल उठने लगा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी यही चीज खल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर जब भी चुनौतियां सामने आएंगी, सरकार का गृह विभाग तो स्वाभाविक तौर पर निशाने पर आएगा ही, लेकिन अनावश्यक विवाद होने लगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अनिल देशमुख ने जब से गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला, ऐसे कई गैर जरूरी विवाद सामने आए हैं। ये समझना भी मुश्किल हो रहा है कि अंधेरगर्दी खुद अनिल देशमुख के कामकाज के तरीके के चलते है या महाराष्ट्र सरकार ने भस्मासुर पाल रखे हैं, या फिर सचिन वाजे जैसे पुलिस अफसर ही इतने निरंकुश हो चले हैं कि मनमानी पर लगाम कस पाना किसी के वश का नहीं रह गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अलग ही राग अलापने लगे। ऐसा क्यों लगता है जैसे अनिल देशमुख को हटाए जाने की मांग और शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाए जाने की संजय राउत की डिमांड में भी कोई कनेक्शन है। घटना कोई भी हो, अगर उसके पीछे कोई मकसद ना छिपा हो तो वो सिर्फ हादसा होता। अगर ये कोई पैरामीटर है तो एंटीलिया केस को किस कैटेगरी में रखेंगे? शुरुआती दौर में तो विस्फोटकों से भरी गाड़ी और उसमें धमकी भरा पत्र पाए जाने की खबर से लगा था कि एंटीलिया केस किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और केस एनआईए के हाथ में लेने के बाद परत दर परत खुलती गई, कहानी में नए नए ट्विस्ट भी आने लगे। फिर लगने लगा कि मामला का पूरा ताना बाना सचिन वाजे के इर्द गिर्द ही बुना हुआ है। मनसुख हिरेन के निधन से लेकर जितनी भी गाड़ियां बरामद हुई, जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले, सभी के तार सीधे सीधे सचिन वाजे से ही जुड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि सचिन वाजे एंटीलिया केस का सूत्रधार है या फिर मोहरा। सचिन वाजे के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड, एक इंटरव्यू में कही हुई बात और एनआईए जांच से सामने आ रही घटनाओं का क्रमवार विश्लेषण तो ऐसे ही संकेत देता है कि पूरे खेल के मास्टरमाइंड खुद सचिन वाजे हैं और सचिन वाजे की लाइमलाइट में आने की महत्वाकांक्षा की वजह से ही गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में पड़ गई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नई सिरे से फजीहत होने लगी। जांच से तो लगने लगा कि जैसे 16 साल बाद शिवसेना की राजनीति से गुजरते हुए पुलिस सेवा में लौटे सचिन वाजे अपने लिए सुर्खियां बटोरने के इवेंट मैनेजमेंट में लगे थे, लेकिन एक के बाद एक गलतियां करते गए और पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। सुर्खियों में आने लगे कि सचिन वाजे ने लॉन्च पैड तो सोच समझकर ही चुना होगा, लेकिन अपने ही बिछाए जाल में वो फंसते गए और बचकर निकलने की कोशिश में उनकी अपनी गर्दन भी लग गई। क्योंकि सचिन वाजे अपने हिसाब से किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय पुराने कारनामों को ही नए तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला खुल गया और फौरन ही उनके कंट्रोल से फिसलकर एनआईए के पाले में जा गिरा। सचिन वाजे को तो लगा होगा कि पहले की तरह ही वो इसे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। जब जांच एनआईए को सौंप दी गई तो वो सबूत मिटाने की कोशिश में जुट गए और फिर बारी बारी वो सारी गलतियां कर डाली जो सोचा भी नहीं था। क्योंकि सचिन वाजे को मुंबई पुलिस महकमे में तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अंडर में लगाया गया था, इसलिए बवाल होने की सूरत में भरपाई भी तो उनको ही करनी थी। किया भी, फजीहत से बचने के लिए उनका तबादला तो कर ही दिया गया, लेकिन जांच के दायरे में तो वो आ ही चुकी है। ये सारा खेल अनिल देशमुख के नाक के नीचे हो रहा था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी तो उनकी ही बनती है। ऐसा भी नहीं कि किसी पुलिस अफसर की हरकतों के चलते अनिल देशमुख की फजीहत पहली बार हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या पालघर में साधुओं के निधन के मामले में अनिल देशमुख निशाने पर तो रही है। लॉकडाउन के दौरान एक उद्योगपति परिवार को एक आईपीएस ने सैर सपाटे के लिए पास देकर अनिल देशमुख की कम फजीहत नहीं कराई थी। जब भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है, ना जाने कैसे अनिल देशमुख की मुसीबतें भी अपने आप बढ़ जाती।
पिछले साल कोरोना वायरस के चलते जब देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, अनिल देशमुख के गृह मंत्रालय के ही एक आईपीएस अफसर अमिताभ गुप्ता ने वधावन बंधुओं को परिवार सहित महाबलेश्वर जाने के लिए पास जारी कर दिया था। ये वही वधावन बंधु थे जिनका नाम येस बैंक घोटाले में आया था और ईडी की पूछताछ से बचने के लिए कोरोना वायरस का बहाना बना रहे थे। वधावन बंधुओं का काफिला खंडाला से निकलकर महाबलेश्वर की मंजिल तक पहुंचता, उससे पहले ही गाड़ियों का काफिला देखकर लोगों ने पुलिस से शिकायत कर दी और लाभ लश्कर के साथ पूरा परिवार और नौकर चाकर धर लिए गए। सारी बहानेबाजी धरी की धरी रह गई और आसानी से जांच एजेंसी के हत्थे भी चढ़ गए। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की नजर में सचिन वाजे एंटीरिया केस का सूत्रधार नहीं बल्कि एक मोहराबर है और वो सचिन वाजे के आकाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया तो अचानक देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार की मदद से रात भर की मेहनत में सुबह सुबह मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन 72 घंटे में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इस वाकये का असर ये हुआ कि जब भी उद्धव ठाकरे सरकार गिराने को लेकर बीजेपी से जुड़ा सवाल पूछा जाता, देवेंद्र फडणवीस बड़ा ही नपा-तुला जवाब देते। ज्यादातर तो यही कहते कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, सरकार अपने आप गिर जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला, देखने को तो यही मिला कि देवेंद्र फडणवीस बड़े ही संभल कर वार करते रहे। ऐसा पहली बार हुआ कि देवेंद्र फडणवीस इतने आक्रामक नजर आए और सबसे बड़ी बात तो ये कि देवेंद्र फडणवीस के हर कदम पर उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर जाती नजर आई। अब तक तो यही कहा जाता रहा कि शरद पवार रिमोट कंट्रोल से ही गठबंधन सरकार चलाते हैं और उद्धव ठाकरे तो मुखौटा भर है, लेकिन अनिल देशमुख के एनसीपी का नेता होने के कारण शरद पवार भी बचाव की मुद्रा में ही नजर आ रहे हैं और जैसे भी संभव हो सेफ पैसेज की तलाश में है। महाराष्ट्र सरकार चला रहे गठबंधन के ज्यादातर नेता इसी बात से हैरान परेशान हैं कि एंटीरिया केस की जांच से जुड़ी छोटी छोटी बातें सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक कैसे पहुंच रही। अपने सूत्रों के जरिए नई नई जानकारी जुटाकर देवेंद्र फडणवीस सीधे विधानसभा में सरकार को घेर ले रहे हैं और उद्धव ठाकरे एंड कंपनी की खामोशी के बीच अनिल देशमुख को ही अकेले मोर्चे पर छोड़ दिया जाने लगा। महाराष्ट्र सरकार चला रहे गठबंधन के सीनियर नेताओं को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि मनसुख हिरेन की पत्नी का बयान सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस तक कैसे पहुंच गया और वो कैसे हवाले ले चुके मनसुख हिरेन के निधन का आरोप लगा बैठे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग भी सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने ही की थी। सरकार के सीनियर नेताओं को मालूम हो चुका है कि पुलिस महकमे में देवेंद्र फडणवीस के मुखबिरों की जबरदस्त पकड़ है और वो इसका पूरा फायदा उठा रही है। पूरे बवाल के बीच शरद पवार निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता खोज रही है। अनिल देशमुख को हटाया जाना एनसीपी को भी बैकफुट पर ला देगा। खबर है कि शरद पवार पूरा प्रकरण अफसरों के मत्थे मढ़कर बचाव का रास्ता खोज रही है, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस नेताओं का दबाव है कि अनिल देशमुख को ही हटाया जाए। इसी बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की मांग भी शुरू कर दी। संजय राउत कहने लगे कि सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। संजय राउत की ये मांग तो पुरानी है और इसे लेकर वो अपनी दलीलें पेश करते रहे हैं, लेकिन नए सिरे से ये डिमांड फिर से रखना किसी और राजनीतिक मकसद की तरफ इशारा करता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे अनिल देशमुख को हटाने की कांग्रेस की मांग को काउंटर करने के लिए ही संजय राउत ने नए सिरे से शगुफा छेड़ रहे हो। मगर संजय राउत को मालूम होना चाहिए कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल हो रहा है उसका कांग्रेस पर असर सिर्फ सरकार की हिस्सेदार होने भर ही है। सीधे सीधे वो मामले में फिलहाल तो कहीं भी नहीं फंस रही है। अनिल देशमुख के गृह मंत्री होने के नाते एनसीपी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होने के चलते उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ गई। ये तो दाव उल्टा पड़ गया कि अपने ही एक अफसर की हरकतों की वजह से अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे फंस गए, वरना जांच के नतीजे कहीं अलग होते तो अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से तमिलनाडु और केरल तक बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजाना कदम कदम पर कोस रहे होते। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।